नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राफेल के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी पारा बढ़ने लगा है। विपक्ष को यह मामला मिला है और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल राफेल डील से जुड़ी हुई फाइलें चोरी होने की बात जब से सामने आई है, कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है और राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट के जरिए प्रहार किए हैं। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गनीन्द्र भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि इस पूरे मामले पर किस तरह से राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और फाइल चोरी होने की बात सरकार को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया। किसानों को सही दाम गायब हो गया। 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था, वो गायब हो गया। किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया। नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया। ढोकलाम गायब हो गया। और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। गायब हो गया, ये वाक्य कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हैं, लेकिन इसके जरिए कटाक्ष किया जा रहा है केंद्र सरकार पर और इसका आधार है राफेल डील की फाइल गायब होना। इसके साथ राहुल गांधी कई मुद्दों को भी जोड़ते नजर आए, जिसमें रोजगार, डोकलाम मुद्दा, 15 लाख रुपए जैसे कई मुद्दों को जोड़ा गया। राहुल ने राफेल मामले में केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि राफेल की फाइल आखिर कहां गई। राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मड़ोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। राफेल फाइल चोरी होने के बाद राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश की जा चुकी है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे डील का प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार की इस अजीब मांग पर राहुल गांधी ने सवाल किया, जिसका जवाब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया, सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग अलापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते। तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में ही राहुल गांधी की चर्चा अधिक हो रही है और उनकी पार्टी के नेताओं की। ये बिल्कुल बेबुनियाद, शर्मिंदगी भरा आरोप है। राहुल गांधी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। ये एक चीज बहुत साफ दिखाई पड़ रही है, कन्विंस ना कर सको तो कंफ्यूज करो, और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत काम कर रही है। उसको इस बात का एहसास भी है, इस बात को वो अच्छी तरह से जानती भी है कि ये जो चुनाव है वो कांग्रेस और उनके जो पिछलग्गू हैं उनके लिए करो मरो का चुनाव है। इसलिए जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कंफ्यूजन क्रिएट करो, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर कंफ्यूजन क्रिएट करो। आज जो है वो देश के सामने इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप ये कहते हैं कि मोदी जी को हम जेल भेजेंगे। अरे तुम जेल से बचे हो इसलिए कि हम कानून पर विश्वास करते हैं, अन्यथा तो तुम और तुम्हारे पूरा के पूरा परिवार इस समय जेल की शिक्षों में होता, जितना भ्रष्टाचार और जितने जनधन की लूट की है। तमाशा हो गया है। आप
सत्ता के लिए, सत्ता के ललक में, सत्ता की जो है वो पूरी तड़प में आप इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान और आतंकवादियों के प्रवक्ता दिखाई पड़ रहे हैं। राफेल डील के फाइल चोरी होने के मामले को दूसरी पार्टियों ने भी आड़े हाथों लिया। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया। मायावती ने कहा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अत्यंत ही चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन किया कि राफेल विमान खरीद से संबंधित अहम और गुप्त दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए। सत्यानाश। मोदी सरकार द्वारा देश की कैसी चौकीदारी है? क्या देश हित और देश की सुरक्षा वाकई मजबूत हाथों में है? सोचना होगा। राफेल डील की फाइल चोरी होने के बाद पीएम मोदी की सरकार बैकफुट पर है। जैसा कि सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव काफी करीब हैं। ऐसे में राफेल डील फाइल चोरी का मामला बीजेपी के लिए गले की हड्डी न बन जाए और राहुल गांधी कथन के मुताबिक गायब शब्द बीजेपी पर लागू न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। शंभुनाथ जी, सबसे पहले आपके पास आऊं। ये जो बात आई, फाइल चोरी हो गई और चोरी होने की बात भी कोर्ट के भीतर बताई जाती है कि फाइल चोरी हो गई है साहब। क्या ये लग क्या रहा है कि इतना इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट, जिसे सरकार कह रही है बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके भीतर से फाइल चोरी हो जाती है, कहीं हलचल नहीं होती, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, कोर्ट में बता दिया जाता है साहब फाइल चोरी हो गई। देखिए, ये कहना चाहिए बहुत ही हास्यास्पद जवाब है जो कोर्ट में दिया गया। एक तरह से कोर्ट का भी अपमान ही किया गया, क्योंकि फाइल चोरी हो गई हुई रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय साउथ ब्लॉक में, जहां प्रधानमंत्री खुद बैठते हैं, तो ऐसी जहां इतनी टाइट सिक्योरिटी होगी, कोई जा नहीं सकता, वहां कैसे चोरी हो गई? इसका मतलब आपने अपने सिस्टम को चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया? और अभी तक आप क्या करते रहे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जब सवाल उठता है तो बताते हैं साहब फाइल चोरी हो गई। ये कौन सा तर्क हुआ? इसका मतलब आपका तर्क बहुत ही पोच है। और ये जो कहा जा रहा है, इनके भी रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि राहुल गांधी को तो शिक्षों के अंदर होना चाहिए था, ये कैसे संभव है? ये सब इतनी मतलब जैसे चुनाव ना हो, एक मजाक बना लिया गया हो। और उनके लिए करो या मरो का प्रश्न है। भाई, करो या मरो का प्रश्न तो आपके लिए भी है। आपका भी ये एक ऐसा, मतलब आप जिस बिंदु पे खड़े हैं वहां आप जीत जाएंगे नहीं जीत जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलवामा के बाद जो माहौल बना था उसको लेकर बहुत उत्साहित थे, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, वो माहौल फिर राफेल उभर आया। इसके अलावा कल जो घटना हुई संत कबीर नगर में, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनसे बीजेपी कहीं की नहीं रही है। कल लखनऊ में कश्मीरी कुछ जो व्यापारी थे उनको पीटा गया। ये कैसी हरकतें? देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो ये कुल मिला के सरकार घिरती नजर आ रही है। अब उसमें ऐसी स्थितियों में यानी ऐसा मजाक बन गया, जब चारों तरफ से कोई घिरता है तो कहता है चोरी हो गई जी, वो साहब एनराम चुरा ले गए। अरे एनराम कहां से चुरा ले गए? कब आए वो आपके दफ्तर में? क्या आपने कोई रिपोर्ट लिखाई? क्या आपने पहरेदारी की? और जब इतना तो ये एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, यानी साउथ इलाके में कुछ अराजक तत्वों ने आके सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और सरकार जो है मुंह बाय खड़ी है कि साहब चोरी हो गई। मतलब बहुत ही खराब तर्क है, इससे निकृष्ट बात हो नहीं सकती। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊं। कहा यह गया था इस पूरी डील को लेकर कि प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे इस बात को नहीं माना गया हो कि पैरेलल नेगोशिएशन था या नहीं था, लेकिन इस बात को जरूर माना गया कि पीओएम से मॉनिटरिंग जरूर हो रही है। वो देख रहे हैं कि डील किस स्तर पर पहुंची। जिस डील की मॉनिटरिंग, जिस डील को लेकर प्रधानमंत्री इतने सजग हों और उसी डील के सीक्रेट डॉक्यूमेंट गायब हो जाएं और सरकार के जो माथे पर बल तक ना पड़े, क्या समझा जाए, क्या संदेश जाएगा? अगर आप एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसे आप देश की अस्मिता के साथ जोड़ रहे हैं, रक्षा के साथ जोड़ रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट आपसे नहीं संभल रहे हैं, तो सवाल विपक्ष तो पूछेगा, और सवाल अगर विपक्ष पूछेगा तो उस पर सर्टिफिकेट बांटना कि पाकिस्तान की आप मदद कर रहे हैं, क्या संदेश? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, विपक्ष तो पूछेगा, उसका यह दायित्व भी बनता है। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री को तो उनके अपने जो सहयोगी दल है, शिवसेना ने भी उन पर कहा है भाई वो चौकीदारी काहे की? जब प्रधानमंत्री ही जब इस मामले का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस तरह की ये फाइल गायब हो चोरी हो जाती है, तो इसका क्या संदेश जाएगा? भाई जब रक्षा मंत्रालय सुरक्षित नहीं है आपका, वहां से फाइल का गायब हो जाना, चोरी हो जाना, ये एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है। विपक्षी दल तो बोल ही रहे हैं, तो उनके अपनी पार्टी के नेताओं से भी बीच में आवाज फुसर तो है ही है, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करते। लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी भी जो सरकार है वो रक्षात्मक मुद्रा में है, कोई उसके पास जवाब नहीं बन पा रहा। कभी प्रशांत भूषण, कभी अरुण शौरी, कभी यशवंत सिन्हा, इन पे दोष। अगर हिंदू ने इस तरह का ये प्रयास किया है, ये सामने अगर लाए हैं, तथ्य लाए हैं,
तो ये सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। सरकार इस बात का जवाब दे, अगर हुआ है, अगर चोरी हुआ है तो सरकार ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कराई जी। तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है और सरकार इस मुद्दे को उलझा रही है, इस पर कोई जवाब नहीं बन पा रहा, वो इस मुद्दे को उलझा रहे हैं। अब रविशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी पर इसका जो उन्होंने सवाल उठाया इसको जवाब देने की बजाय वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी कल G20 देशों के राजदूतों से मिले, क्या उन्होंने पुलवामा की चर्चा की, क्या उन्होंने किस बात की चर्चा की, ये बताएं, राष्ट्र को बताएं, राष्ट्र ये बात जानना चाहता है। मतलब वो मुद्दे को भटका रहे हैं, लेकिन इससे सरकार की नीयत पर अवश्य प्रश्न चिन्ह उठाया है। अगर पुलवामा आतंकवादी घटना ना हुई होती तो ये मामला जो है बहुत ज्यादा ऊपर तक जाता। हर रक्षा सौदों में इस तरह की बिचौलियों की भूमिका रहती है और इस बार भी रही है। तो ये आम जनता के मन में ये एक प्रश्न है, क्या ये जो देश के हमारे सैनिक हैं उनके जो हथियार होते हैं, जो उपकरण खरीदे जाते हैं, उनमें इस तरह की रिश्वत का और इस तरह का खेल होता है? ये आम आदमी ये सोच रहा है इसमें किस तरह का घालमेल हुआ। आप क्या तकनीकी कुछ भी कहें, आम आदमी तो ये बात को मानेगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसका लाभ हुआ, क्या हुआ, किस तरह की कानूनी पेचीदगियां हैं, क्या तकनीकी खामियां, आप कुछ कहते रहे, लेकिन आम मतदाता के मन में यह संशय जरूर जाएगा। जी जयशंकर जी, मैं आपके पास आऊं। अटॉर्नी जनरल ने एक तरह से रिक्वेस्ट की है कोर्ट के भीतर कि आप कोई सख्त टिप्पणी ना करें वरना विपक्ष इसका फायदा उठा लेगा। और जब जांच की बात आई तो यह कहा गया कि सीबीआई जांच होने से देश को बहुत नुकसान हो जाएगा। फाइल चोरी होती है, आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और कह रहे हैं कि जांच की जा रही है। किस बात की जांच की जा रही है? और ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है, इतनी सीक्रेट फाइल जहां रखी गई थी वहां दरवाजे खिड़कियां कुछ थे, कैमरे वैमरे लगे थे या नहीं थे, या इस तरह से ये ओरिजिनल फाइल चोरी हो गई, फोटोकॉपी चोरी हुई है? आखिर चोरी हुआ तो क्या चोरी हुआ, ये भी साफ नहीं हो पा रहा है। नहीं साकिर, पहली बात तो ये समझिए कि चोरी हुई कब। जी, जैसा बताया जा रहा है कि 1 महीना पहले, शायद 8 फरवरी या क्या 7 फरवरी के आसपास, लेकिन उसके बाद कोई एफआईआर नहीं, कोई चर्चा नहीं, कहीं बात ही नहीं उसके बारे में। और ये चोरी हुई तो वो महत्वपूर्ण तो है ही है कि भाई रक्षा मंत्रालय के पास से अगर फाइलें चोरी होती हैं तो फिर देश की सुरक्षा सुरक्षित कहाँ है? देश ही सुरक्षित नहीं रह जाएगा ना, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कहा क्यों? ये उनकी बेचारगी है। जब एन राम ने अपने सबूत पेश करने शुरू किए हिंदू अखबार में, तो पहले तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये आधी अधूरी रिपोर्ट है, इसमें ये बात नहीं है, वो बात नहीं है। फिर उन्होंने एक एक फाइल का एक एक हिस्सा छापना शुरू कर दिया। अब इनको लगा कि वो तो डॉक्यूमेंट तो सही हैं जी, कायदे की बात है। आप तो कोर्ट में ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फर्जी हैं, लेकिन फर्जी कहने की आपकी हिम्मत नहीं है। तब आप क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चोरी हो गए और वो चोरी के डॉक्यूमेंट ये लोग छाप रहे हैं या पेश करने जा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, ये बहुत, क्या हम कहें, मतलब बेशर्म भी नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो बोफोर्स के मामले में एक एक डॉक्यूमेंट, जब यही हिंदू के एन राम छापते थे, चित्रा सुब्रमण्यम और अरुण शौरी साहब जो इंडियन एक्सप्रेस में छापते थे, एक एक डॉक्यूमेंट निकाल करके, तो डॉक्यूमेंट तो कहीं ना कहीं से तो आते ही हैं। ये तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसी पर टिका हुआ है कि कहीं ना कहीं से कई बार सरकार खुद ही डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा देती है अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत एक्सक्यूज लेने की बात हो रही है। देखिए, कुछ बातों का सवाल जवाब इनके पास नहीं है। अनिल अंबानी को इस सौदे में क्यों शामिल किया गया जी? रक्षा मंत्रालय को खरीद करनी थी तो फिर पीएमओ इसमें शामिल क्यों हो गया? हाल को हटा करके आपने अनिल अंबानी को दिया। फिर ऐसी ऐसी बातें जो छपी हैं, जो इनराम ने भी छापा है, मगर ऐसी कौन सी डील हो सकती है जिसमें ये पहले प्रावधान था 2013 तक कि साहब कोई बिचौलिया अगर उसमें शामिल होता है और वो कमीशन लेने की बात करता है, या फिर अगर वो कोई अनावश्यक दबाव डालता है डील के लिए, तो उसके सजा का उसमें प्रावधान होना चाहिए। उस प्रावधान को आपने खत्म करा दिया नई डील में, जो नई डील की है आपने। ठीक, पहले था कि जब जो पेमेंट होगा वो एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा, कंपनी को सीधे पैसा नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई गलत काम कर दिया कंपनी ने, तो हम पैसा वापस भी नहीं मांग सकते हैं। तो एक एस्क्रो अकाउंट होगा जिसके पास पैसा जमा होगा, और अगर कहीं कंपनी फेल करती है या कुछ गलत काम करती है तो फिर पैसा उससे हम वापस ले सकते हैं। तो इसको भी आपने हटा दिया। मतलब अद्भुत ऐसा जो सौदा है, ये इतिहास में खोजने लायक होगा, कहीं मिलेगा नहीं। और मुश्किल यही है कि राफेल इनके सर पे ऐसा चढ़ गया है, गले की हड्डी बन गया है, ना इसको निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। इन्होंने सोचा होगा कि पुलवामा अटैक और ये जो तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक थी, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 जी, उसके बाद ये सारे मामले दब जाएंगे। लेकिन ये तो कब्र से एक एक करके निकल रहे हैं। अब ये राफेल निकल गया, कल फिर राम मंदिर भी निकल जाएगा। कल जिस ढंग से बता रहे थे अभी हमारे शंभुनाथ जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े भाई,
कि जिस तरह से संत कबीर नगर में इनके सांसद और विधायक के बीच में मेरा बूट ज्यादा मजबूत की जो धींगा मुश्ती हुई, या जिस तरह से कश्मीरी नौजवानों को जो कहीं भी आकर के वो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे, सूखे मेवे बेच रहे थे लखनऊ में, उनको तथाकथित बजरंगियों ने जिस तरह से पिटाई कर दी। आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड उन्होंने दिखा दिया, फिर भी पिटाई कर दी। तो एक जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर जो तैयारी की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इसमें लोग घिरते चले जा रहे हैं। और राफेल तो ऐसा है, देखिए राहुल गांधी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि राफेल में शामिल लोग निश्चित रूप से जेल जाएंगे, आज नहीं तो कल। गणेंद्र, आपको तो बैठे बिठाए एक मौका मिल गया, जो माहौल बन रहा था कि लग रहा था कि अब ये पुलवामा में जो आतंकी हमला था उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो तमाम चीज़ें बेनिफिट पहुंचा सकती हैं, और लेकिन ये अचानक से चीज़ें आ गई और कोर्ट का सामने ये पूरी कार्रवाई थी, लिहाजा ये चीज़ें आ भी गई सामने। और मुझे लग रहा है कि मामला कोर्ट में नहीं होता है, ये तमाम चीज़ें तो ऐसी छुपी रह जाती हैं और पता भी नहीं चल पाता कि आखिर फाइलें हैं कहाँ और किसके पास हैं। आप लोगों को तो फायदा हो गया इससे। शाकिर जी, फायदे की बात नहीं, यहाँ देश की सुरक्षा की बात है। बहुत गंभीर मुद्दा है, कोई हल्का मुद्दा नहीं है कि ऐसे जो राफेल जैसा एयरक्राफ्ट जिसपे शुरू से डे 1 से कंट्रोवर्सी चल रही है और उसकी इंपॉर्टेंट फाइल, और राफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल मैटर है, उसकी फाइलें रक्षा मंत्रालय से चोरी हो जाती हैं। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और चोरी होने के बाद भी रक्षा मंत्रालय सोया रहता है, पीएमओ सोया रहता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तब अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फाइलें चोरी हो गई है। अच्छा। अरे देश का चौकीदार कहता है पॉलिटिकल मंच से, पॉलिटिकल रैली से कि मैं चौकीदार मजबूत है इसीलिए देश सुरक्षित है। अरे जब चौकीदार फाइलें तक एक ऐसे राफेल जो कॉन्ट्रैक्ट की फाइलें तक सुरक्षित नहीं रख सकता तो देश क्या सुरक्षित रहेगा? रक्षा मंत्रालय अपनी फाइलें सुरक्षित नहीं रख सकता, देश कैसे सुरक्षित होगा? और इसका आप देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम है जिसको खुद डिफेंस मिनिस्टर मॉनिटर करता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री में जो भी फाइल्स है वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल है, सारी सेंसिटिव है, एक एक कागज वहां पे सेंसिटिव है, इसलिए जो मॉनिटरिंग और जो ट्रैकिंग होती है वो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्टर करता है। अगर कहीं कोई चूक हुई है तो निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री को उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तक तो अगर नैतिकता की बात होती तो शायद रक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया होता। छोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला नहीं। फाइल हो सकता है पढ़ने के लिए लेके गई हो, पढ़ने के लिए कहीं रख दिया हो, भाई अब ढूंढ रहे हो कि फाइल चोरी हुई है, गायब हुई है। देखिए फाइल चोरी हुई है, उन्होंने खुद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एडमिट करा है। दूसरी बात, अगर फाइल चोरी हो गई थी तो कैग ऑडिट किसका करवाया था, यह भी समझ से बाहर है। तीसरी बात, अगर इतना सब कुछ हुआ है तो क्या प्रधानमंत्री को इस मामले पे जांच नहीं करवानी चाहिए थी? अगर सीबीआई जांच होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है तो सच सामने आता। लेकिन आप कह रहे हो कि उससे मैसेज गलत जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं नियत में खोट है। इससे पहले आप देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार एफिडेविट देती है तो सरकार कहती है कि जी कैग की रिपोर्ट हमने स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस करके हमने उसको ओके करवा लिया था। जबकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सामने आते हैं और कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में कैग की रिपोर्ट डिस्कस नहीं, तो फिर सरकार की सफाई आती है जी टाइपो एरर था, टाइपिंग में एरर हो गया था, हम कहना कुछ चाह रहे थे लेकिन उसका मतलब कुछ निकल गया। अरे बार बार टाइपिंग एरर आपका होता है, फाइलें आपकी चोरी होती है, अनिल अंबानी को फायदा आप पहुंचा रहे हो, पैरेलल नेगोशिएशन प्रधानमंत्री खुद कर रहे, मैं नहीं कह रहा, खुद निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पीएमओ की पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था, उस पर मॉनिटरिंग कर रहा था। तो तमाम चीजें जो हैं बार बार सरकार को शक के घेरे में खड़ा करती है। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि राफेल वाले मामले में क्योंकि प्रधानमंत्री अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते थे, इसलिए एचएएल जो हमारी भारत सरकार की कंपनी थी उसको साइड किया गया और अनिल अंबानी की उस कंपनी को जो 10 दिन पहले बनी थी, जिसने आज तक सुई नहीं बनाई, और अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए का बैंक का डिफॉल्टर, उसको डील दी जाती है। क्यों दी जाती है? प्रधानमंत्री खुद जाते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति को कहते हैं कि इसका ऑफसेट पार्टनर जो है राफेल का अनिल अंबानी को बनाया जाए। ये तमाम चीजें आई हैं, एक के बाद इंसिडेंट्स हैं। अगर आप सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन एक ही आदमी है जो इस डील में इन्वॉल्व था, जो इस डील में करप्शन करवा रहा था, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि देश के लोग सब समझ रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, देश के लोग माफ नहीं करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी 2 दिन पहले कहते कि राफेल होता तो पाकिस्तान का क्या शुरू था। अरे राफेल किसकी वजह से डिले हुआ है? आपकी वजह से डिले हुआ है। अगर जो हमने 126 राफेल की बात की जो डील हमारी हो गई थी, अगर आपकी सरकार आते ही
उसको फाइनल कर देती तो शायद राफेल आ जाता। हमारी डील में यह था कि डील के साथ साथ राफेल पहले आएगा। आपकी डील ये कह रही कि पहला पैसे जाएगा, उसके बाद राफेल कब आएगा। आप कह रहे हो सस्ती डील थी। अगर सस्ती डील थी तो 36 एयरक्राफ्ट क्यों ले लो, फिर 126 क्यों नहीं ले रहे जो यूपीए के टाइम पे डील साइन हुई थी। 540 करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट 1600 करोड़ रुपए का हो जाता है, फिर भी कहते हो सस्ती हो। ये पैसा कहां जा रहा है, कौन आदमी करप्शन कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस डील में इन्वॉल्व है। इसलिए हमारा बार बार कहना है कि देश का चौकीदार चोर है। चोरी साफ साफ नजर आ रही है, हमें भी नजर आ रही है, सब लोगों को नजर आ रही है। ये पूरा मुद्दा जो इतना सेंसिटिव बनता जा रहा है और अब गंभीरता इस बात को लेकर है कि जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो सबसे सिक्योर्ड रीजन कहा जाता था और जहां फाइल ट्रैकिंग सिस्टम की बात भी सामने आ रही है, वहां से अगर फाइल चोरी होती है और उस पर प्रधानमंत्री अब तक कुछ नहीं बोलते हैं। जवाब क्या उन्हें देना जरूरी नहीं हो गया है कि इस स्थिति में जब देश ये कह रहा है, देश के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम दुश्मन देश से हम लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी का मसला है, और तमाम चीजों को सिर्फ इस चीज के खाके में ढाल देना कि भाई ये देश की रक्षा के साथ हस्तक्षेप हो जाएगा, हम कुछ नहीं बता सकते, जांच नहीं करा सकते, और इस आड़ में ये पूरा चीज हो जाए और फाइल गायब हो जाए, इस पर कोई सवाल नहीं होगा, जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं, सवाल भी होगा, जवाब भी देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। जो हमारे सीक्रेट्स ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा? ये तो बात है ही है। लेकिन हम जो आपसे कह रहे हैं साकिर जी, असल में इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा जो एन राम या प्रशांत भूषण जो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं वो खरे हैं, ठीक है। अब इनको ये साबित करना चाहते हैं कि सर चोरी के डॉक्यूमेंट है, ये चुरा लिया हमारे यहां से, चुरा कर। भाई आपका ताला इतना कमजोर था, आपका चौकीदार सो रहा था, आप झूठे कहता है कि हम चौकीदार चौकन्ना है। चौकीदार अगर चौकन्ना था तो आपकी लॉकअप से कैसे लॉकर से निकाल करके लेके आ गया लोग और ला करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं? तो उस डॉक्यूमेंट को नकारने की मंशा है। असल में बात यह है, चोरी का तो एक बहाना है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है जो जेन्युइन है और असली डॉक्यूमेंट है जी, उन डॉक्यूमेंट्स को नकारने के लिए कि चोरी क्या है? भाई चोरी कहें तो आप ये कहिए ना कि गलत है कि सही है, आप ये कह दीजिए कि डॉक्यूमेंट्स ही गलत हैं। वो तो आप नहीं कह रहे हैं, वो तो नहीं कह पा रहे हैं। आप कह रहे हैं चोरी है, तो चोरी के आधार पे ही तो बोफोर्स के सारे पेपर्स आए थे। बोफोर्स के पेपर, तब तो अरुण जेटली सबसे बड़े, बोफोर्स से लेकर 2G तक की तमाम चीजें ऐसे ही बाहर आई थी। तो और कहां से आएंगी? इसी तरह की पत्रकारिता जब देश में हुई थी तभी एक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे जो बड़े मामले आए थे जिसको लेकर एनडीए और बीजेपी हमलावर हुए थे कांग्रेस पे, वो तमाम चीजें तो इसी पत्रकारिता के जरिए ही बाहर आई। राफेल के मुद्दे पर जिस तरह से अब सरकार से ये पूरा मुद्दा न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, जवाब देने को नहीं मिल रहा, और इस पर विपक्ष की तरफ से सवाल इतने दागे गए हैं कि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा उस पर भी नजर रहेगी। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊं। द हिंदू अखबार ने जब इस रिपोर्ट को छापा तो उसके बाद ये बवाल और बढ़ा। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं, ये आपने अधूरे दस्तावेज छापे, पूरे दस्तावेज ये हैं। यानी एक तरह से सरकार ने भी आज तक उन दस्तावेजों को नकारा नहीं है, उसकी सत्यता को प्रमाणित एक तरह से उनकी खामोशी कर रही है। और अब जाकर जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का मन सरकार बना रही है। लग ये रहा है कि सरकार इस तरह से पत्रकारिता करने वाले जो पत्रकार हैं, जो लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे, उनको एक तरह से खामोश करने की कवायद को आगे बढ़ाने की कोशिश में। मुझे नहीं लगता सरकार इस तरह एक और विवाद में फंसना चाहेगी। पहले ही उसके गले में इतना बड़ा विवाद आया। अगर पत्रकारों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई होने लगी जी, अगर गोपनीयता कानून के तहत इस तरह का मामला कुछ आया तो सरकार के लिए एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। अब मीडिया पे नियंत्रण की कई तरह की बातें हैं। हम सभी लोग बैठे यहां चिंता व्यक्त कर रहे हैं, राफेल डील के बारे में सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। क्या ये अच्छा होता यहां इसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद होते ताकि वो भी अपना पक्ष रख पाते। लेकिन यहां तो स्थिति ऐसी बनी हुई है, हर जगह ही राफेल की चर्चा हो रही है और सब अपने अपने चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री पर उंगली, मैंने कहा सहयोगी दल भी उठा रहे हैं जी। भाई जब इनके ये फाइल चोरी हो गई या गायब हो गई या कहते हैं रक्षा जो मंत्रालय का किसी कर्मचारी का, वर्तमान कर्मचारी का या पूर्व कर्मचारी का आता है, लेकिन ये गायब हुए। सबसे बड़ी बात है, अगर हिंदू अखबार ना छापता तो सरकार क्या इसका रुख लेती? अब ये सबसे बड़ा सौदा है, विश्व का सबसे बड़ा सौदा है, कोई कम सौदा नहीं है। लेकिन उसके बीच में ये भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इतने बड़े उद्योगपति को शामिल किया गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मामले में पत्रकारों से भी बात लेना चाहेगी। पत्रकार ने तो अपना धर्म निभाया है, उसका तो धर्म था तो उसने निभाया है, उसके आप उसके सूत्र पूछने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार और विवाद में फंसेगी। अब सरकार इस मामले को जन भावनाओं से जोड़ेगी, किसी और रूप में जोड़ के ये करेगी कि देशभक्ति की और भावना को करेगी, दूसरे रूप में व्यक्त करेगी कि ये मुद्दा दब जाए और दूसरे मुद्दे उभर कर आ जाएं। इस तरह का प्रयास होगा। बिल्कुल, और ये प्रयास शुरू भी हो गया है। जयशंकर जी, मैं आपके पास हूं। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने अदालत में कहा कि ये सरकारी गोपनीयता कानून और अदालत की अवमानना कानून के तहत ये दोषी हैं ये लोग। वो इस बात को ये नहीं कह रहे हैं कि फाइल कहां गई उस पर खोजने के लिए हमने क्या कुछ किया, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं कि दोषी तो ये लोग हैं जो सबूत लेकर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं और इन्हीं के ऊपर लगा भी रहे हैं कि वो चोरी इन लोगों ने की होगी डॉक्यूमेंट की, तो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जी बड़े अदब के साथ कि अगर एनराम पर या किसी पत्रकार पर कोई कार्रवाई होती है या होगी तो ये एनडीए सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगी। ये मैं कहना चाहता हूं, सरकार को आगाह भी करना चाहता हूं कि मीडिया के लोगों को अननेसेसरी अनावश्यक रूप से, भाई मीडिया का काम है एक्सपोजर करना, आपके गलत कामों को सामने लाना। अगर वो बोफोर्स लाने के लिए बहुत बहादुरी के काबिल थे, उनको मैग्सेसे अवार्ड मिल सकता था जी। तो राफेल डील में भी अगर कोई घोटाला हुआ है, कोई घपला हुआ है, उसको सामने लाने का भी दायित्व तो हमारे ऊपर ही है और हम उसको लाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि सोर्स और ये और वो, तो ये सोर्स बताना हमारा काम नहीं है। आप पता करिए कि आप अपने लाकर को तो मजबूत रख नहीं पा रहे हैं, आपको रखना चाहिए, अपने फाइल को अपने पास रखना चाहिए। वो कहां से आ गया हम जानते हैं कहां से आ गया, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे। असल बात यह है, देखिए मैं शेर सुनाना चाहूंगा, वो जो है ना कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों का पता नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उसका जवाब देता है वो कि मैं बताऊं काफिले क्यों लूटे, ये शेर नहीं आया होगा कहीं जी। मैं बताऊं काफिले क्यों लूटे, तेरा रहजनों से था वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल है। मलाल है। तो ये हालत आज बन गई है। आज आप इसको ये बोलकर हर बात की समस्या, कोई भी समस्या आएगी, पाकिस्तान में बड़ी खुशी मनाई जा रही है, राहुल गांधी के बयान पर पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही है, विपक्ष के बयान पर पाकिस्तान, भाई हर समस्या का हल पाकिस्तान आपके पास नजर आ रहा है। जिस तरह से कभी इंदिरा गांधी के सामने होता था कि जो भी कभी बात होती थी तो सीआईए के एजेंट है, सीआईए के एजेंट है, उसी तरह आपने पकड़ लिया कि हर चीज, एक तो या तो नेहरू, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया है कि भाई वो लगता है कि नेहरू जी ने फाइल चोरी करा लिया, नेहरू जी तो है, उनकी आत्मा ने फाइल गायब करा दिया, मजाक है। आपको तो सीधे सीधे ये बताना चाहिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो फिर आपको तत्काल त्याग पत्र देना चाहिए। अगर चोरी हुआ है तो आपको रक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, या रक्षा मंत्री में अगर जरा सी भी नैतिकता है, बहुत बढ़ चढ़ करके बोलती हैं वो, अगर उनमें नैतिकता है तो उन्हें तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि उनके रक्षा मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से सटे हुए रक्षा मंत्रालय से अगर आपकी फाइलें लीक हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, गायब हो रही हैं और एफआईआर तक नहीं करने की हिम्मत हो रही है तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन शंभुनाथ जी, सरकार तो ये कहती है कि ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं हुआ करते। नहीं, सवाल इस्तीफे हुआ करते नहीं है। सवाल ये है, एक और सवाल पैदा होता है कि फाइल चोरी हो गई, फाइल है ना, तो फाइल चोरी हो गई, क्या फाइल में जो बताया जा रहा है, आज ये बता रहे हैं हिंदू में जो छप रहा है, क्या वो सही है? इस पर भी सवाल होना चाहिए ना। बिल्कुल, अगर वो सही है, अगर वो सही है तो इसका मतलब घोटाला हुआ है, सौदेबाजी कहीं ना कहीं हुई है, तभी तो सही है। तो ये ना कर ये कह देना कि साहब फाइल चोरी हो गई, फाइल चोरी हो गई तो भी गड़बड़ हुई है। फाइल चोरी का मतलब कि नोटिंग, ये तो नहीं नोटिंग नाम ने कर दी हो, ठीक है, नोटिंग तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने करी होगी, या आपके पीएमओ ने की होगी, आपके ऑफिस ने की होगी, और किसने की होगी। दूसरा, इन सब चीजों से जो असली मुद्दा है चुनाव का जी, तो पहले तो ये जब चुनाव बहुत करीब आता दिख रहा था तो सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें भी बहुत सारी चीजें फ्रॉड पाई गई कि जो इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जब ये सब जगह से फंस रहे हैं तो ये कोई ना कोई तो बहाना, अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये कह देना कि साहब फाइल चोरी हो गई, बहुत ही हास्यास्पद तर्क हैं और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये कहना कि साहब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हम कार्रवाई करेंगे, कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट भाई? अगर सौदेबाजी हो रही है तो ये ऑफिशियल सीक्रेट कहां से हो गया? ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट क्या मतलब होता है कि क्या देश की किसी पॉलिसी मैटर को हमने उजागर कर दिया, ऐसा तो कुछ किया नहीं, तो कैसे आप कार्रवाई करेंगे? यानी ये जो होती ना, एक तो दम्भ की राजनीति, दूसरे झूठ बोलने की राजनीति। तो झूठ इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है इस सरकार में कि वो कुल मिला के एक झूठा आवरण ही ओढ़ दिया गया है। और उसके ऊपर जैसा कि अभी जयशंकर जी कह रहे थे कि हर बात के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहरा देना, हर बात के लिए देशभक्ति या राष्ट्रवाद की बात करना, कौन सी देशभक्ति? क्या हमारे अपने देश का जो है
रक्षा उत्पाद विमान बनाने वाली कंपनी HAL, उसकी बजाय हम एक निजी क्षेत्रों में उसको ले जाएं, ये ज्यादा घातक मामला होगा या एनराम का उद्घाटन? तो ये कुल मिला के जो चीजें हैं ये इतनी गड़बड़ होती जा रही हैं कि लगता नहीं कि देश में सरकार नाम की चीज है। चौकीदार तो मारिए गोली, मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि इस देश में सरकार है कि नहीं है। भाई जो घटनाएं घट रही हैं, कश्मीरियों वाली घटना दीजिए, अगर हम सब लोग बैठे हुए हैं, सबने पढ़ी होगी, बड़ी मशहूर कहानी है रविन्द्रनाथ ठाकुर की, काबुली वाला। मुझे अपने बचपन में याद है कि अफगानी लोग आते थे और वो सूखे मेवे ड्राई फ्रूट बेचा करते थे, और कोई इस पे ये सवाल नहीं उठाता था कि ये कहाँ से आए हुए हैं, ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है, या फलाने हैं, ढिकाने हैं। ये आज अचानक होने लगा कि साहब ये तो बाहर के लोग हैं, ये तो हमारे दुश्मन हैं। वो बेचारा समूहराज जी, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि आधार कार्ड भी दिखा रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे एक राज्यपाल ने कहा कि जहां भी कश्मीरी मिले उनको मारना चाहिए। इसका मतलब कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गई है। कोई कानून व्यवस्था का मतलब होता है सरकार का इकबाल कायम रहे, किसी भी सरकार का, ना तो केंद्र का न राज्य सरकारों का, कोई इकबाल ही नहीं रह गया, कोई कुछ भी करता रहे। ये इतनी मतलब अराजक स्थिति है, तो उससे तो छुटकारा पाने के लिए तो यह कुछ भी वोटर तो कटिबद्ध हो गया है, और ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनको अगर ये चीजों को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते। सिर्फ चुनावी भाषण करने से, एक तरफ पुलवामा के शहीद हो रहे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री महोदय जाकर के शूटिंग मनोरंजन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नुकसानदेह है और ये समझ नहीं पा रही सरकार। घनेंद्र, राहुल गांधी कह रहे हैं सब कुछ गायब हो रहा है, रोजगार गायब हो गया, और जो 15 लाख रुपए आने थे वो गायब हो गए, अब राफेल की फाइल भी गायब हो गई, और एक चीज ये भी चली कि शुक्र कीजिए फाइल ही गायब हुई है, राफेल गायब नहीं हुआ है, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाता। नहीं, राहुल जी का बिल्कुल सही सवाल है कि चुनाव, जब 2019 का चुनाव सामने है, जब देश के लोगों को आपने रिपोर्ट कार्ड देना है, रिपोर्ट कार्ड के टाइम पे आपने सब कुछ गायब कर दिया। आपने बात करी थी 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, वो गायब है। आपने बोला था किसानों की आय हम डबल करेंगे, वो गायब है। आपने बोला था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, वो भी गायब है। आपने बोला था 15 लाख रुपए गरीब आदमी के अकाउंट में जाएंगे, वो भी गायब है। आपने बोला था कि हम डोकलाम का जवाब देंगे, लेकिन डोकलाम मुद्दा भी गायब हो गया। तमाम वायदों पे सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, और ये स्ट्रेटेजिकली हो रहा है। आप इसको ये मत कैसे कह सकते? विज्ञापन में तो सब कुछ आ रहा है कि सब कुछ दे दिया, इतने अच्छे विज्ञापन आ रहे हैं, आप वो कैसे कह सकते हैं? देखो, इस सरकार का एक छोटा सा स्लोगन है, झूठ की भरमार है और विज्ञापन की सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सारी बातों में झूठ है और विज्ञापन में सारी चीजें बड़ी बड़ी करके करते हैं, लेकिन देश के लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है शाकिर जी कि ये लोग भाग सकेंगे, देश के लोगों ने देखा है, मैंने नहीं देखा, लेकिन देश के लोग बताते हैं कि कोई एक हिटलर भी होता था। हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही शासन इस नरेंद्र मोदी सरकार का रहा है। जो इनके खिलाफ बात करता है, चाहे ओपोजिशन की पार्टी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई अगर अपनी बात रखता है तो एकदम से उसको देशद्रोही करार दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। क्या इस देश में किसी सिटीजन को, किसी नागरिक को, किसी पत्रकार को या विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? हमने कहा था कि आप साफ हो, प्रधानमंत्री कहते राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो आप जेपीसी करवा देते। आप क्यों जेपीसी से भाग रहे हो? ये समझ से बाहर है। हमने बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप जेपीसी बनाओ, जेपीसी में सच सामने आ जाएगा, लेकिन आप जेपीसी से भाग जाते हो। आप सुप्रीम कोर्ट में गलत बात करके आ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट दे देते हो, और सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए, मेरे को तब ये समझ नहीं आ रहा कि जो सीलबंद लिफाफा था उसमें देके क्या आए थे सुप्रीम कोर्ट को, अभी तक समझ से बाहर है। फाइलें चोरी हो रही हैं, आपकी सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप हर चीज में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में बिलीव ही नहीं करती, इनकी तो डिवीजन की पॉलिटिक्स है। ये तो चाहते हैं कि देश में हर चुनाव जो है हिंदू मुसलमान पे हो, हर चुनाव जो है जातिवाद पे हो, हर चुनाव जो है उस पे राज्यवाद पे हो। लेकिन ये देश के लोग समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए को देख चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी की मैं एक बात और कह दूं शाकिर जी, ये नरेंद्र मोदी सरकार की जो शव यात्रा है, इसको 4 राह जो है कंधा देंगे। पहला राह भगवान राम, जिनको इन्होंने धोखा दिया। दूसरा फर्जी राष्ट्रवाद, जिसके नाम पे लोगों को डराते धमकाते। तीसरा राफेल, जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया। चौथा कंधा होगा राहुल गांधी जी का, जो इनको बाहर तक छोड़ के आएंगे। 2019 में कांग्रेस की सरकार आएगी। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह दूं, राफेल में जिसने भी चोरी करी है, वो चाहे प्रधानमंत्री भी हो, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा, एफआईआर होगी और दोषियों को सजा मिलेगी, चाहे उसमें
कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे प्रधानमंत्री शामिल हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे पूर्व रक्षा मंत्री हो, जिन लोगों ने राफेल में घोटाला करा, भ्रष्टाचार करा, उनको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊं। कांग्रेस इस मुद्दे को जिस जोरदार ढंग से उठा रही है, अगर ये लोगों तक पहुंच पाया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राफेल को आखिरी पायदान तक यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा पाना कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगा। अगर यह मुद्दा वहां तक पहुंच पाता है और लोगों के दिमाग में यह चुनाव तक रह पाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब शुरू में ये मामला उठाया था जी, तो आम जनमानस में यही था, भाई ये वैसे ही उठाते रहते, विपक्ष के लोग भी उठाते रहते, कोई इतना ज्यादा नहीं थी। आप बात आगे बढ़ती रही, सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियरेंस मिल गई, कैग ने भी दे दिया, तो ये सब मान के सब चल रहे थे। अब लेकिन अब जो दस्तावेज चोरी हुए हैं, ये इससे जो है आम जनमानस में इस बात को कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, ये बात गई है। अब इसका राजनीतिकरण किया जा रहा। मोदी जी ने हिमाचल में ही कहा कि अगर आज हमारे पास राफेल होता तो हमारा विमान जाता नहीं और दुश्मन का बचता नहीं। और आज राहुल गांधी जी ने वही हिमाचल में कांगड़ा में जनसभा में कहा कि ये इस तरह की बातें राजनीतिकरण करके जिस तरह से प्रधानमंत्री जो घेरा है, तो वहां जो सैनिकों के परिवार हैं, वहां जहां रहते हैं, सब लोगों के मन में ये जाए भाई कुछ ना कुछ तो है। जो इस मामला इतना जो है ये कागज ही गायब हो जा रहे हैं, तो ये मीडिया ही मामले को उठा रहा है, तो आम जनमानस में इस बात की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है इस मुद्दे को दबाने के लिए, या अब जैसे फाइल चोरी है तो किसी ना किसी को बलि का बकरा तो बनाएगी, कोई ना कोई तो होगा ही होगा इसके अंदर। तो ये सब बातें हैं। अब लेकिन अब ये मामले में कांग्रेस आम जनता तक कितना उस मुद्दे को ले जाती है, या भारतीय जनता पार्टी का जो ये देशभक्ति का है, जो भावनाएं भड़काई जाती हैं, जिस तरह लोगों तक बात की जाती है, अब ये सब देखना है कि कांग्रेस तक, आम लोगों तक किस तरह की ये बात पहुंचा पाती है, अपना संदेश किस ढंग से लोगों तक दे पाती है। लेकिन अब ये भी देख लीजिएगा, जब कांग्रेस के नेता हैं बीके हरिप्रसाद जी, उन्होंने ये कह दिया, आज ये कह दिया है कि पुलवामा जो आतंकवादी हमला था, ये मोदी और राहुल गांधी के बीच, इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग थी। अगर इस तरह के बयान आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता में विपरीत प्रभाव पड़ेगा और ये जो मुद्दा है राफेल का, ये दूसरी दिशा में चला जाएगा जी। तो ये सब बातें अब कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी है, इस मुद्दे को किस ढंग से उठाते हैं। ठीक है शंभूराज जी, पॉलिटिकली इस मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस उठा रही है, अगर सही ढंग से नहीं उठा पाए, जिस तरह से वीरेंद्र सोनी जी कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दब जाएगा मुद्दा और इसका नुकसान कांग्रेस उठाएगी। और अगर सही ढंग से इसको लीड किया गया मुद्दे को, तो फायदा पॉलिटिकली तो होगा, साथ ही तमाम चीजों की परतें भी खुलेंगी। ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, जैसे अब बोफोर्स की बात अभी चली थी, बोफोर्स भी कुछ ऐसा ही मामला था, और बोफोर्स को मैंने बहुत करीब से इसलिए समझा क्योंकि उस वक्त मैं इंडियन एक्सप्रेस के ही अखबार में था, और जब ये कांड चल रहा था, अरुण शौरी हम लोगों की आई थे, तो वो जिस तरह से उछाला गया था, जिस तरह से चीज़ें हमला किया गया था सरकार पर, राजीव गांधी सरकार पे, बाद में हालांकि राजीव गांधी उसमें बहुत ज़्यादा दोषी कहीं साबित नहीं हुए, लेकिन सरकार को घेर लिया गया था। यही सब लोग थे, अरुण जेटली थे, यही सारे लोग थे, उन्होंने घेर लिया था। इस बार राफेल को लेके मीडिया का तो हमला है, लेकिन शायद कांग्रेस पूरी तरह से घेर नहीं पा रही है। आज पहली बार मायावती ने थोड़ा घेरने की कोशिश की है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मायावती का बयान जो है बड़ी बात इसलिए कि मायावती को थोड़ा बीजेपी की तरफ सॉफ्ट माना जाता है, अचानक उन्होंने हमला बोला है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसे ही अगर सारे विरोधी दल कहीं ना कहीं राफेल को लेकर के हमला करें, अकेले राहुल ही नहीं, ममता बनर्जी भी उसमें आ जाएं, उसमें सारे विरोधी दल आ जाएं, तो शायद सरकार को ज्यादा पुख्ता तरीके से घेर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब राफेल को लेकर घेरा गया था तो सारे विरोधी दल लगभग एक थे, है ना, वैसा ही, और उसमें राजीव गांधी बहुत मजबूत थे, उनके संसद में इनसे कहीं ज्यादा सीटें थी, कतई कमजोर नहीं थे, और राजीव गांधी व्यक्तिगत तौर पे भी दम्भी नहीं थे, कोई मतलब बड़बोले नहीं थे, पर वो ऐसा गिर गए कि वो सफाई नहीं दे पाए। इस बार सरकार ज्यादा आक्रामक है बजाय अपोजिशन के, शायद वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमला कर लेती है, क्योंकि वो चीजों को भटका भी देती है। जैसे ही हमला होगा वो कहीं ना कहीं उसे पाकिस्तान से जोड़ देगी, कहीं ना कहीं उसे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, हिंदू युवा वाहिनी वगैरह ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ये जो चीजें हैं, इसका मतलब अपोजिशन उस तरह से यूनाइट होकर हमला नहीं कर पा रहा, अपोजिशन अभी यूनाइट नहीं है, तो ये एक बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। तो जो जब तक अगर इसको बहुत तेजी से न उठाया गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जयशंकर गुप्ता जी, विपक्ष के पास मुद्दे हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसे एक चैनल के जरिए किस तरह से संगठित होकर सरकार को घेरना है, वो शायद अभी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कुछ और विपक्ष कर सकता है? क्योंकि देखिए, चुनावी बिसात में अगर इस तरह के मुद्दे
उठते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत भी होगा, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर अभी तक खामोशी है। राजनीतिक दल अभी शायद तोल रहे हैं कि आखिर कितनी सच्चाई कितनी नहीं, लेकिन अब जब ये दस्तावेज चोरी होने की बात सामने आई है तो शायद राजनीतिक दलों को भी लगने लगा है कि हां कुछ ना कुछ तो है और ये मामला अब दबना नहीं चाहिए। नहीं, यकीनन साकिर, देखिए राफेल जो है वो तो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आम आदमी समझ में आ गया है कि भाई क्या वजह है कि बार बार जो है ये लोग झुठलाते जा रहे हैं और राहुल गांधी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। और अब जब फाइल चोरी होने की बात आ गई तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, अब दाल काली हो गई है, ये तो लोगों में पहुंच गया है। लेकिन मैं वीरेंद्र सैनी की बात को सुन रहा था, वीरेंद्र सोनी जी की, वो बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या प्रधानमंत्री जो हैं वो चाहेंगे कि अपना एजेंडा सेट कर दें, लगभग उन्होंने कर भी दिया है कि वो पुलवामा, राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, अब उसके ट्रैप में अगर अपोजिशन फंस गया तब तो फिर वो निकलना उसका मुश्किल होगा। उनकी कोशिश तो यही होगी कि वो राफेल को चुप कर दें, राफेल के बारे में चर्चा ही न करें, 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात नहीं करेंगे, जीएसटी के बारे में नहीं करेंगे, नोटबंदी से क्या फायदा क्या नुकसान हुआ उसके बारे में नहीं करेंगे चर्चा। ये सारी बातें हैं। किसानों को कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला, अभी भी किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। अब आज ही हम आंकड़ा पढ़ रहे थे कि साहब 7.2% हो गई बेरोजगारी किधर जो है हमारे यहाँ देश में, और जो 6 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे कितने 30 करोड़ करीब हैं जो 10 साल के बाद रोजगार मांगने के लिए बाजार में आ जाएंगे, तो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो ये सारे सवाल तो मुबाए खड़े हैं। तो विपक्ष को भी अपना एक एजेंडा तय करना होगा। विपक्ष को उनके एजेंडे में फंसने के बजाय, जैसे बीके हरिप्रसाद ने कहा, देखिए पुलवामा को लेकर के संदेह है नहीं है वो एक अलग बात हो सकती है, वो बाद में विचार हो सकता है, लेकिन चुनाव के मौके पे और ऐसे मौके पे जब आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग आपको कहीं ना कहीं ग्रिल करना शुरू कर देंगे। और देखिए एक सवाल तो होता है कि भाई क्या वजह है कि जब भी चुनाव होता है तभी कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है। ये लगातार जितने हमले हुए हैं अगर आप उनकी तारीखें देख लीजिए तो उसके 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद देश में किसी न किसी हिस्से में चुनाव हुआ है, ये बात तो है। लेकिन इसको हम कह करके क्यों, हमारे सैनिकों की शहादत तो हुई है, सैनिकों की शहादत हुई है, लेकिन जो बदले का ढोंग पीटा जा रहा है। अब ये वायुसेना प्रमुख ने कह दिया कि हम लाशों के गिनने का काम हमारा नहीं है। रक्षा मंत्री ने कल कह दिया कि सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। तो अमित शाह जी के पास कहां से आ गया 250 का आंकड़ा, कहां से लेके आ गए, कौन उनको दे दिया? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के या भाजपा के कुछ स्वयंसेवक वहां जाके पहुंच गए थे जो गिन करके लाशें बता रहे थे? मतलब हास्यास्पद बातें हैं। तो लेकिन ये तो अपना काम करेंगे। अगर उसी में कांग्रेस और विपक्ष के लोग भी उलझ जाएंगे तो इनका नुकसान तो इन्हीं का होगा, क्योंकि उनके पास देखिए उनके पास मीडिया है, उनके पास मशीनरी है, उनके पास संगठन है, कार्यकर्ताओं के देशव्यापी, देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की एक फौज है। तो उसके जरिए वो बहुत सारा काम तो मीडिया से और अपने कनफुकवा तंत्र से भी चला सकते हैं। आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको अपने एजेंडे पे कायम रहना होगा। कहना देखिए हम बता रहे हैं, जैसे समूना जी जानते हैं, जब बोफोर्स का सवाल चल रहा था ना उस समय, तो वीपी सिंह से हम लोग पूछते थे, मीडिया के लोग कभी कोई सवाल पूछते थे तो वीपी से कहते ना आज तो सिर्फ बोफोर्स के अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारे महत्वपूर्ण इश्यूज होते हैं तब भी वो कहते हैं ना बोफोर्स के अलावा हम नहीं। तो उसी तरह से अगर राहुल गांधी ने राफेल को पकड़ा है तो सारे अपोजिशन का दायित्व बनता है कि अगर इस बात से सहमत है तो एक राफेल में घोटाला है तो एक स्वर से एक बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई साहब बाकी सब ठीक है, आप हमको यही बता दो कि अनिल अंबानी को आपसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। ठीक है घनित, मैं आपके पास आऊं। कांग्रेस अगर इस मुद्दे को लेकर अधिक रही और जिस तरह से विपक्ष और आपके कुछ नेता जिस तरह के बयान देते हैं, अगर उस पर लगाम नहीं लगी तो यह मुद्दा कहीं ना कहीं फिर दबता हुआ नजर आएगा। देखिए शाकिर जी, पहले दिन राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी कि हमें सैन्य बलों पर सरकार पे भरोसा है, हम सैन्य बलों और सरकार के साथ है। पुलवामा अटैक के बाद राहुल जी की ये स्टेटमेंट आई थी। ठीक है। और उसके बाद जब एयर स्ट्राइक हुई उस टाइम भी राहुल गांधी जी ने यही बोला कि हम सैन्य बलों के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है। हम चाहते हैं आज भी कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जो भी कड़ी कार्रवाई करेगी,
हमारी पार्टी और तमाम विपक्षी दल सरकार के साथ ठीक है। लेकिन राजनीति किसने शुरू करी? राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू करी और स्वयं प्रधानमंत्री ने शुरू करी। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में जाते हैं और वहां पे कन्याकुमारी में एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि अभिनंदन तमिलनाडु का है, इसलिए हमें उस पर गर्व है। अरे अभिनंदन देश का हीरो है, नेशनल हीरो है। आप उसको स्टेट में बांटते हो, आप उसको एक स्टेट का बताते हो, ये उस अभिनंदन का भी अपमान है, देश का भी अपमान है और देश के सैनिकों का भी अपमान है। आपके इसी पॉइंट पे मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी, वक्त मेरे पास बहुत कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जयशंकर गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, शंभुनाथ जी आपका बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया और गणेंद्र आपका भी बहुत